नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज टॉप हेडलाइंस में हमारे पास चांदी है, जहां पर 4 चांद लगते हुए नजर आए हैं। चांदी में इस हफ्ते अब तक 8.5% की तेजी हम देख चुके हैं। 12 साल के हाईज पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ऑल टाइम हाईज पर इंडियन मार्केट्स में। ऑफ कोर्स कल की तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन, इवन थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन यहां से आप क्या करें बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर सरसों की, जहां पर इस साल हमने सपोर्ट बनता हुआ देखा है। सरसों एक्चुअली प्रीमियम पे कारोबार कर रही है बाकी के खाने के तेलों के जो इंपोर्ट हो रहे हैं। यहां से आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे दे सकती है सरसों के प्राइसेस, ये बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चाय की, जहाँ पर पिछले साल हमने भारत से यहाँ पर 10 साल के हाईएस्ट नंबर का एक्सपोर्ट होता हुआ देखा था। इस साल के नंबर्स भी ऑन द हायर साइड हैं। कैसी है फसल और किस तरह की अवेलेबिलिटी है, इसका भी लेंगे जायका। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फोर्साइट बुलियन इंडिया के डायरेक्टर विराज डिडवानिया, टी-बुर ऑफ इंडिया के डेप्यूटी चेयरमैन सौरभ पहाड़ी एंड पतंजलि फूड्स के वीपी हेमंत बंसल एंड आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर चांदी को देख लेते हैं। विराज, जिस तरह का रनअप यहाँ पर देखने को मिला है, कैसे देखते हैं आप उसे, क्योंकि एक डेफिनेट ब्रेकआउट हमने आता हुआ देखा है चांदी में। आपने ऑलरेडी बोल दिया मनीषा जी। ऑल टाइम हाई इन रुपी, इवन डॉलर में आई थिंक 12-13 साल में इस लेवल को तो क्रॉस नहीं किया है। आगे आई थिंक कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 1,25,000 तक जाएगा। ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। थोड़ा सा मैं आपको रिटेलर जो हम लोग अक्रॉस इंडिया बेचते हैं उसका फीडबैक भी बोल देता हूँ। फुटफॉल्स कम है पर सेल्स हो रहा है। जितना रिटेलर्स को डर था कि सेल एकदम कम हो जाएगा उतना नहीं हुआ है। पर लोग रिटर्न चांदी कर रहे हैं, मतलब जो घर पे उनके पास पड़ा है उसको दे के फिर नया चीज बना रहे हैं। इट इज लेस ऑफ फ्रेश बाइंग एंड मोर ऑफ एक्सचेंज। पर बिल साइज भी थोड़ा सा छोटा हुआ है। तो आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम मनीषा जी। हो वेल एब्सोल्युटली। अब यहां से आपको क्या लगता है, क्या चांदी में और बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स हैं वो $40 को लेके काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आई हैं। विराज, आपको लगता है और तेजी देखने को मिलेगी यहां से? आई थिंक सो मनीषा जी। देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, इसराइल का भी अभी चल रहा है। लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी प्लस इन द यूएस ऑल्सो अनसर्टेनिटी। यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है मनीषा जी। डिमांड कैसी देखते हैं विराज, क्योंकि जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने आते हुए देखे हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में, फर्स्ट 4 मंथ्स इस कैलेंडर ईयर के काफी कमजोर हैं। क्या पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है, इन्वेंट्री है, इसलिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी? इंडियन डिमांड भी कैसी है साथ में? दोनों चीज मनीषा जी, एक तो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड है प्लस डिमांड इज ऑल्सो लेस। मोर एंड मोर लोग जो घर पे चांदी है उसको एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फ्रेश चांदी बाइंग बहुत लिमिटेड है मनीषा जी। आपको यहां से क्या लगता है आगे यहां पर चांदी की डिमांड बढ़ेगी? बिकॉज यूजली हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ में सोना और चांदी दोनों यहां पर ज्यादा चमकते हैं। इट इज पॉसिबल, अगर कस्टमर्स को लगा कि यहाँ से भाव और ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि वो खरीदें। पर एट दिस टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग वेट एंड वॉच, कि वो अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली क्या होने में। दिस इज अ जनरल आपकी फीडबैक। जब मैं बहुत सारे डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर सबसे बात करता हूँ, देयर डजंट सीम टू बी अ कंसेंसस मनीषा जी। लेकिन जो डिमांड अभी भी आ रही है विराज, कैसे देखते हैं आप उसे? क्या वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड है, क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है, क्या वो स्पिल ओवर इनटू चांदी काइंड ऑफ अ डिमांड है? कहां से मांग आता हुआ देखते हैं? तो मनीषा जी, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। जो सिल्वर ज्वेलरी है उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, पर उनमें से एक है जो इम्पोर्टेड थाईलैंड से, यूरोप से आता है। दैट इज लिटिल बिट लाइटर ज्वेलरी, उसका डिमांड बहुत आ रहा है अभी। मैंने 3-4 लोगों से बात किया, वो सब सेम चीज बोल रहे हैं। जो हैवी सिल्वरवेयर है, जो हैवी चांदी का फॉर एग्जांपल फर्नीचर भी बनता है, उसका डिमांड इज क्वाइट सबड्यूड राइट नाउ। और ईटीएफ का भी मैंने चेक किया, डिमांड इज नॉट नॉट सो ग्रेट।
तो कुछ रिडेम्पशंस यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं और साथ ही साथ जिस तरह की मांग है थोड़ी सी कमजोर है। और आपको बता दें, अगर फर्स्ट 4 मंथ्स आप इस साल के देखें तो चांदी का इंपोर्ट इन द इंडियन मार्केट्स करीबन 40 से 60% तक यहाँ पर गिरा है, डिपेंडिंग ऑन किस महीने की आप बात कर रहे हैं। और जैसे विराज हमें बता रहे हैं, पिछले साल का कैरी ओवर भी है, क्योंकि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हमने 2023 इन सम सेंस 24 में भी आते हुए देखे थे। वो डिमांड यहाँ पर वॉच करनी होगी, लेकिन क्लियरली जहाँ तक प्राइसेस हैं वो ऑन द रन अप हैं। विराज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर वो सारी सेंस भी देने के लिए। नवीन, आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं यहाँ से चांदी के प्राइसेस? गुड मॉर्निंग मनीषा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे लगता है थोड़ी तेजी तो है मनीषा, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। मतलब कि डायनेमिक है कमोडिटी चाइना, मतलब कि सिल्वर, बोथ बुलियन साइड एंड द इंडस्ट्रियल मेटल बीइंग द कमोडिटी प्रेफरेंसेस फॉर सिल्वर। आई वुड से थोड़ा सा बुलिश तो है, 1,05,000 तो हाईएस्ट है इंडिया में अभी तक का, एंड लास्ट 13 इयर्स ऑल्सो डॉलर टर्म्स में तकरीबन $36 पर ट्राई आउंस का जो भाव है वो भी तकरीबन 12-13 साल का हाईएस्ट है। Although we have not touched, Manisha, the $49+ levels which we did in April 2011 because of the currency factor, but largely seems थोड़ा सा positive है, fundamentals भी positive ही दिख रही हैं with respect to tariffs and the geopolitics. The 5th consecutive year of deficit for silver. तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। डॉलर इंडेक्स इज आल्सो वीकनिंग, 99 के नीचे है, तो डेप्रिसिएशन इन डॉलर आल्सो इज बूस्टिंग द डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी एंड सिल्वर इज बेनिफिटिंग दैट। सो मेरे ख्याल से तेजी तो है, पर लेकिन आई वुड कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 1.25 lakhs or so for kg in silver, for a simple reason that industrial demand जो है मनीषा, वो किसी हद तक उतनी नहीं आएगी जो एक मेजर रोल चांदी में प्ले करता है, बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल कमोडिटी आल्सो। सो मेरा मानना ये है 1,05,000 1,10,000 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, बट आई एम नॉट टू बुलिश टू एन एक्सटेंट ऑफ 1.25 lakhs और 1.25 लाख के आसपास चांदी के भाव पहुंचने का। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, तो एक सेफ हेवन डिमांड आ सकती है, जैसे आपने सही कहा और विराज जी भी कह रहे थे। लोगों को लग रहा है कि गोल्ड के भाव हायर लेवल्स पे, ऊपरी स्तरों पर है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक चांदी भी रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर का, बीइंग अ बुलियन एसेट, सो वो एक तेजी आ सकती है, पर लेकिन वो मेरे ख्याल से अब कुछ हद तक डिस्काउंट हो गई है, बी इट द बुलियन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स और मे बी द इंडस्ट्रियल मेटल साइड। सो $36 के आसपास से मुझे लगता है 37, $37 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, पर आई एम होल्डिंग माई कॉल एट अराउंड 1.10, तकरीबन 1,10,000 के आसपास in rupee terms, and I would be looking forward to kind of a resistance for silver at around I would say in dollar terms at around 38 levels or so, and the first support would be at around 33.20, currently at around $36 levels. नवीन, आपकी मेटल्स को लेकर क्या सेंस है, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है जहां पर 8.5% की तेजी अगर हमने चांदी में आते हुए देखी है, तो करीबन 5% की बढ़त के साथ कॉपर भी इस हफ्ते में कारोबार कर रहा है। Manisha, copper is also means we are seeing the inventory levels getting high. Means the copper climbed to a 2-month high level at LME2 with the stockpiles falling. They fell on the 14th consecutive day, dropping to approximately 55,000 tons or so, the lowest since July 2023. Tariff considerations, weaker US dollar, resilient Chinese demand, everything is looking forward for touching that particular level of 881 for copper on the MCX. Current price is 881. On the LME, we are talking about $9,727 per ton. So overall trend इसमें भी थोड़ा हद तक profit booking का है, पर लेकिन नीचे के स्तरों पर आ सकता है, but still the trend remains to buy on dips. If you're looking forward for a strategy currently at 881, 882, the first support would be at around 873 and the resistance would be at around 894. Buy करके चलना चाहिए dips पे, जून कॉन्ट्रैक्ट को 880 के लेवल्स पे बाय करें मनीषा। 870 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट जो है 900 के लेवल्स देखे जा सकते हैं कॉपर। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई चांदी और कॉपर की, जहां पर बेहतरीन गेन्स इस हफ्ते में देखने को मिले हैं, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फोकस यहां पर करेंगे चाय पर और साथ ही साथ एडिबल ऑयल प्राइसेस पे, जहां पर काफी मूवमेंट है। क्या है रीजंस, बताएंगे आपको।
नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब हेमंत बंसल जुड़ चुके हैं। हेमंत नमस्कार। और जिस तरह से एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इंडियन मार्केट्स में हमने पिछले 6-8 महीने में आते हुए देखिए काफ़ी यू टर्न है, काफ़ी सारा जो प्रीमियम कलेक्ट हो रहा था पाम में वो हमने कम होता हुआ देखा है। दूसरे एडिबल ऑयल्स के सामने पाम का जो इंपोर्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आया भी है। मे के नंबर्स उसके काफ़ी साक्षी हैं, आगे जाकर वो नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। और जो दूसरी मार्केट है मस्टर्ड की, वहाँ पर भी अपना एक होम ग्रोन प्रीमियम बनता हुआ नजर आया है। ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ स्पेस फिलहाल आप कैसा देखते हैं, गिवन द फैक्ट कि हमने एमएसपीज बढ़ते हुए देखे हैं, एक ड्यूटी कट भी यहाँ पर आ चुकी है, तो क्लियरली एक हैपनिंग सेक्टर रहा है ये। नमस्कार मनीषा जी, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि आपने ये बोला कि ड्यूटी कट हुआ है, जिसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट करंट ऑयल प्राइसेस पे इंडिया में आएगा ही, और जो कि ऑलरेडी आ चुका है। और फॉरवर्ड के अगर महीनों के ऑयल देखें तो ऑलरेडी डिस्काउंट पे हैं, तो आगे जाते हुए भी इन ऑयल्स का लगता है कि ये सस्ते दामों पे मिलेंगे। जहाँ तक ये ड्यूटी कट इम्पैक्ट और फार्मर एमएसपी की बात आपने करी, डेफिनेटली अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे फार्मर को अपने सीड के सही दाम नहीं मिल पा रहे, स्पेशली सोयाबीन में। और हालांकि गवर्नमेंट ने उसका एमएसपी बढ़ाया है, बट साइमल्टेनियसली एक ड्यूटी कट भी आया है। तो अगर आज इसको हम एक डोमेस्टिक क्रश के कंटेक्स्ट में और ये देखें, तो देखिए आज का भी जो सोयाबीन का प्राइस है, एमएसपी है, उस पे भी फार्मर को वो प्राइस नहीं मिल रहा है। और उस प्राइस पे भी जो सोयाबीन मील बन रहा है वो एक एक्सपोर्ट पैरिटी से बहुत बाहर है। अब क्या है कि ड्यूटी कट होने से सोयाबीन के प्राइस लगभग वही है, तो मील को और ज्यादा लोड लेना पड़ेगा, तो वो और अनकम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट में। और अब जो आने वाले सीजन की एमएसपी बढ़ गई है, उससे सोयाबीन का प्राइस और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ड्यूटी कट से तेलों के भाव कम हो जाएंगे। और आगे क्या फॉरवर्ड का, जैसे मैंने तेल आपको बताया ऑलरेडी डिस्काउंट पे है, तो जब आज ही एमएसपी पे वो उन फार्मर्स को रेट नहीं मिल रहा है, मील एक्सपोर्ट पैरिटी में नहीं है, तो ये आगे इससे फ्यूचर का जो एमएसपी बढ़ा है नेक्स्ट सीजन के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये ड्यूटी कट का निर्णय पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज जो हैं वो उनके लिए बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि रिफाइंड और क्रूड इंपोर्ट के अंदर में ड्यूटी डिफरेंस ज्यादा था, प्लस नेपाल का एक इशू चल रहा था। डेफिनेटली उन पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी को राहत मिलेगी, जो एक जरूरी भी था। देखिए गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले रही है उनका किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा। मैं ये दोनों के कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा बताया। हेमंत जी, आप ओवरऑल क्रशिंग एज एन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आने वाले समय में इन सब मूव्स के चलते? देखिए डेफिनेटली, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये आने वाला सीजन अब बहुत ट्रिकी होने वाला है। क्रशर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो आज ही मील एक्सपोर्ट पैरिटी से बाहर है। जब भी आप सोयाबीन सीड क्रश करते हैं, मैं स्पेसिफिकली सोयाबीन इंडस्ट्री क्रश की बात कर रहा हूँ, तो जब आप क्रश करते हैं उसमें 82% मील निकलता है, 18% ही तेल निकलता है। तेल के तो हम बहुत बड़े इम्पोर्टर है इंडिया एज ए कंट्री, वो तो कहीं भी कंज्यूम हो जाएगा। बट अगर आप देखें पिछले 2 सालों से 3 सालों से हर साल सीड कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है नेक्स्ट सीजन में, जो क्रश नहीं हो पा रहा है डिस्पाइट हम तेल के इतने बड़े इम्पोर्टर हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो 82% मील निकलेगा उसकी लिक्विडिटी नहीं है। उसका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इंडिया का, जो जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसका 60-70% ही है, बाकी उसे एक्सपोर्ट होना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, आज ही के रेट पे जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एमएसपी बढ़ जाएगी तो और डिस्पैरिटी में आ जाएगा, क्योंकि आगे के ऑयल डिस्काउंटेड है, ड्यूटी कट हो चुका है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि ये आगे, और जिस फार्मर जो हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट कड़ी है, उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको अपने सीड का भाव अच्छा मिलना चाहिए। तो बट इन सब सिनेरियोज को, आंकड़ों को देखते हुए थोड़ा सा ये चीजें टफ लग रही है आने वाले सीजन। क्लियरली।
हेमंत बांसल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जी क्लियर, जैसे हेमंत जी कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलना, मील पैरिटी यहाँ पर होना, फॉरवर्ड ऑयल डिस्काउंट पे चलना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने एज अ रिएक्शन गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं उसके थ्रू यहाँ पर आते हुए देखे। तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन यहाँ से आगे जाते हुए। लेकिन अब हमारे साथ टी बोर्ड ऑफ इंडिया के डिप्टी चेयरमैन सौरभ पहाड़ी हैं। सौरभ जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले साल टी एक्सपोर्ट्स हमने 10 साल के हाईज पर आते हुए देखे थे, 2025 को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आई है, इनिशियल नंबर्स जो आपके पास हैं? मेरी हिंदी इतनी दुरुस्त नहीं है। गुड आफ्टरनून, मे आई रिप्लाई इन इंग्लिश? जी ऑफ कोर्स, श्योर सौरभ जी। Okay, so we have seen a very encouraging surge in exports of our domestic teas, especially the high value teas to our traditional markets like US, Russia, Iran, and Iran. We are trying to break ground in non-traditional areas like Australia, Canada, and this time we have seen an all-time high of $954 million. We hope to break the $1 billion in this year. So this has been brought about by increasing compliances on minimum residue levels on pesticides and everything, which comply with the EU standards. So we are doing our best to push Indian tea forward as the best tea, the gold standard of tea in the world. Oh well, absolutely. सौरभ, अनदर चीज़ है कि किस तरह के प्राइसेस आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। ऑफ कोर्स आने वाले सीजन में एक ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं, किस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट्स में? We have actually crossed over from the 4th position as the largest exporter to the 3rd position. We hope to, given our efforts, and I hope they bear fruition, we hope to cross Sri Lanka by this year, and we shall try our level best to. Our dust prices have increased from almost by 30%, and actually our dust and our CTC prices are overruling the leaf prices, which is a very good trend domestically. We shall also try and market our leaf teas, which are priced in the overseas market as much as we can. We are also trying to overhaul our auction system so that they can accommodate at least more volume of tea that is sold in the auctions, because that brings in compliance and very overt price realization and the value chain effect from the producers to the made tea. There are at least 6 different sort of participants in this value chain. So we are trying to help all of them realize a profit that they have not seen before. वेल एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल सौरभ, और ये है टी बोर्ड काफ़ी समय से यहाँ पर एक और कोशिश भी कर रहा है, और वो है इनपुट कॉस्ट, लेबर, ये कुछ एक चिंताएं हैं यहाँ पर, जहाँ पर वी अंडरस्टैंड आप गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं। इस पे कोई लेटेस्ट अपडेट? We are working actively with the state governments. Unfortunately, labor is not an issue that the Tea Board handles. It's up to the respective state governments. The Plantation Labor Act comes under their purview. But we are actively trying to see that the workers in the tea gardens get the best deal that they can. And that has happened all across the board. There has been wage increases from West Bengal, in Assam, in Himachal, and in Tamil Nadu and in Kerala. So we obviously are trying to do the best we can in collaboration with the state governments. वेल एब्सोल्युटली सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और बहुत डिटेल में हमारे साथ चाय पर चर्चा भी करने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। लौटेंगे और बात करेंगे इक्विटीज पर।